पुलिस की वर्दी में महिला के प्रेम प्रपंच के चलते भून डाला 24 लोगों को। आज का हमारा विषय इन्हीं संदर्भों में है। डकैत थे। अब 3 डकैतों को फांसी की सजा हुई है, वो अभी बुढ़ापे में, ओल्ड एज में फांसी की सजा, लटकाए जाएंगे। फंदा बनेगा। फांसी का फंदा कहाँ बनता है जानते हैं? कहाँ बनता है? बनता है बिहार में। और बिहार के बक्सर में वह रस्सी बटी जाती है और उसको बनाने में कई महीने लग जाते हैं। जब पता होता है कि फांसी होनी होती है। और जल्लाद एक मेरठ के हैं, नाम है पवन जल्लाद। जब किसी को फांसी की सज़ा होती है तो पवन चर्चा में आ जाते हैं, बताते हैं कैसे उस दिन रात को मैं नहीं सोया था और कैसे फिर फांसी के समय उसने क्या कहा था, मुझे कैसा दर्द हुआ था। दोस्तों यह रहा। अब जो फांसी की सज़ा हुई है, यह घटना है 18 नवंबर 1981 की, जब डकैत पुलिस की वर्दी में आए थे, उस गांव में चढ़ गए थे। क्या बच्चे क्या महिलाएं, जो मिला उसको, और कई घंटे गोली चलाया था। 35 साल की चमेली ये बूढ़ी हो गई हैं। भूप सिंह अब काफ़ी पुराने हो गए हैं। जो उस समय के बच्चे थे वो अब उनके नाती पोते हो गए हैं। अब होगा क्या? उनका क्या होगा? जो 3 लोग हैं जिन्हें फांसी की सज़ा हुई है, उनके बारे में हम बता रहे हैं। और यह है मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की अदालत ने यह फैसला दिया है। न्यायाधीश हैं एडीजे स्पेशल डकैती प्रकोष्ठ, मैनपुरी, एटा, इटावा, उधर का जो इलाका है, यानी जो बागी होते थे, डकैत होते थे, वो 3 प्रदेशों में उनका वर्चस्व होता था। 3 प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगड़ी और दलित वर्ग में संघर्ष हो गया था। हम बताते हैं किनको किनको फांसी होगी, उनके बारे में हम बताएंगे। यह न्यायाधीश हैं इंदिरा सिंह, एडीजे हैं संभवतः यह एचजेएस हैं मैडम। 18 मार्च को आज फैसला आया है। और घटना कब की है मैं बता चुका हूं दोस्तों। घटना को जो समय हुआ है, यह काफ़ी लंबा अंतराल है। 18 नवंबर 1981, कुछ दिन में ही आरोप पत्र दाखिल हो गया था। यह है टिहुली जसराना, वर्तमान में यह जनपद है फिरोजाबाद। मैनपुरी में यह कोर्ट में यह मामला चल रहा था। दहशत और पलायन हो गया था उस गांव में। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पहुंची थी। उस समय संभवतः मुख्यमंत्री बीपी सिंह रहे होंगे या फिर नारायण दत्त तिवारी। जिन लोगों को फांसी की सजा हुई है, हाँ, पहले तो यह जान लीजिए कि इसमें 24 लोगों की जो हत्याएं हुई, उसमें पुरुष, महिला, और जिसको पाए डकैत उसको 4 बजे से गोली चलना शुरू हुई और कई घंटे गोली चलाया। कहीं अता पता पुलिस का नहीं था। ट्रैक्टर की ट्राली में मृतकों को लाद करके पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया था। सारे दलित वर्ग के थे। अब मामला क्या हुआ कि डकैतों ने आपस में इस तरह का खून खराबा किया। हम आपको ले चलते हैं फिरोजाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर, जहां जसराना कस्बे का यह टिहुली गांव है। और वहाँ उस इलाके में वर्तमान में संतोष व राधे गैंग का वर्चस्व था। दोनों डाकू थे, चंबल के बीहड़ में रहते थे। और यह दोनों सवर्ण बिरादरी से थे। इनके गैंग में सैकड़ों लोग थे। गिरोह बनता जाता था। जो भी जाते थे गांव से लोगों को ले जाते थे और वह सबको उसमें शामिल कर देते थे गिरोह में। उसी गिरोह में कुंवर पाल भी रहते थे। एक सज्जन का फोन आ गया है तो मैंने काटा है। उसी गिरोह में कुंवर पाल रहते थे। कुंवर पाल की हत्या हो गई। कुंवर पाल की आंखें 4 हो गई एक सवर्ण जात की महिला से। अब जब आंखें 4 होती हैं तो अब यह संतोष और राधे गैंग के लोग सवर्ण बिरादरी से थे। इन्हें बहुत नागवार लगा। उधर कुंवर पाल और
जो दलित बिरादरी से थे और वह सवर्ण जात की महिला, दोनों में आपस में मिलना जुलना कभी निकलता था। कुंवर पाल तो जाते थे, मुलाकात भी होती थी। ऐसे में कुंवर पाल के प्रेम प्रसंग को ऊंची जात के लोग पचा नहीं पाए। पुलिस ने कुंवर पाल की इसी बीच हत्या हो जाती है और हत्या में उस बिरादरी के लोगों का नाम आता है। फिर इन लोगों को लगा कि जाटव बिरादरी के लोग ही हमारी मुखबिरी किए हैं, इनके गैंग के लोग भी पकड़े जाते हैं और उसमें फिर खून खराबा होता है। कुंवर पाल की हत्या संदिग्ध रूप से होती है और फिर इस मामले में जाटव लोगों को गवाह बनाया जाता है। जाटव लोग गवाही देने के लिए तत्पर रहते हैं। 17 अभियुक्त थे इस मामले में और यह लोग चढ़ जाते हैं उस गांव में, जसराना कस्बे का जो टिहुली गांव है। 4 बजे के लगभग वहां पहुंचते हैं 18 नवंबर 1981 को और अंधाधुंध फायरिंग करके शुरू करते हैं गोलीबारी। इतना गोली चलाते हैं कि उसमें 24 लोगों की मौत हो जाती है। सभी दलित वर्ग के हैं। इस मामले में जाटव बिरादरी के लोगों ने उनका गवाही में नाम आया, यह नागवार गुजरा और ऐसे चलता रहा। बाद में संतोष और राधे गैंग के लोग भी मारे गए। पुलिस ने एक लोगों को मारा। 17 अभियुक्तों में 13 लोगों की तो मौत हो गई है और जो बचे हैं उनको जानिए। बचे हैं राम सेवक सिंह, रामपाल सिंह और कप्तान सिंह। एक भगोड़ा ज्ञानचंद जो भग गया, उसे पुलिस लगातार तलाश रही है। यह मामला इतने लंबे कालखंड तक चला, आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 44 साल संभवतः हो रहा है। 1981 का मामला और चलते चलते यह 44 साल बाद फैसला आया है। इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? अब जिनकी उम्र उस समय युवा थे डकैत अब वृद्ध हो चुके हैं। आज फूट फूट करके डकैत खूब रोए हैं, अपने कर्मों पर पछताए हैं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब डकैत तो नहीं रहे, यदा कदा कहीं डकैत मिल जाएंगे। जिन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है वह लोग हैं। कुछ अंतिम सांस गिन रहे हैं। अभी एक महिला डकैत की मौत हुई है, काफ़ी बीमार थी, जिसके बारे में हमने वीडियो किया था। काफ़ी आतंक था। फूलन देवी जैसे डकैतों की हत्या हो गई। अभी बागी जिंदा हैं, जल्दी ही उनका वीडियो में डालूंगा। मलखान सिंह दद्दा, कोई उनको डकैत कहता है तो दद्दा गुस्सा जाते हैं, कहते हैं कि हमारे इलाके में किसी की हिम्मत थी क्या जो किसी बहन बेटी को छेड़े। दद्दा के सामने पकड़ करके ले आए थे दुश्मन की बेटी को। उन्हीं के लोग पकड़ करके ले आए और कहे कि सरदार ये है, भोग करिए, यह दुश्मन की बेटी को हम पकड़ करके ले आए हैं। दद्दा ने बंदूक उठाया और कहा भून दूंगा तुम लोगों को। और फिर पैर पर गिर जाते हैं, उस बिटिया के पैर पर गिर जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे बाप से हमारी दुश्मनी है, वो हमको पाएगा तो नहीं छोड़ेगा और हम उसको भी पाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बिटिया रानी देवी के रूप में हो और गलती हुई है, हमारे वजह से तुम्हें इतना परेशान। और वह तो थर थर काँप रही थी। मलखान सिंह दद्दा ने हमारे वीडियो में बताया है। फिर जो भी जेब में था कुछ निकाला, पत्रम पुष्पम दिया और पैर छू करके, पश्चिम में उधर के इलाके में लोग बेटियों का पैर छूते हैं, तो दद्दा ने पैर छुआ और सम्मान के साथ उस बेटी को उसके घर भिजवाया। बताते हैं कि वह जाकर के अपने परिवार में लड़ गई थी और कहा था कि उस इंसान ने जो हमारी इज्जत किया है मैं सोच नहीं सकते, नहीं तो आज हमारा जो चाहता वह करता, हमारा पता नहीं लगता, जो चाहता इज्जत लूटता, जान मारता, तड़पाता, गैंग में अपने शामिल कर लेता। हम क्या करते। तो दोस्तों उस समय इंदिरा गांधी जी का जाना हुआ था, एक बड़ी घटना थी। देश में ऐसी घटनाएं कोढ़ और कलंक के समान हैं। बहुत मुश्किल से पलायन को रोका था उस समय की सरकार ने। तो इस घटना से क्या सीख लेते हैं? इतने दिनों बाद, 44 साल बाद जो फैसला आया है, उस फैसले से क्या सीख लेते हैं? देर से मिला हुआ न्याय, क्या इसे न्याय कहा जाएगा? और ऐसे मामलों में हमें क्या करना चाहिए? तमाम सरकारें आई 44 साल में,
मामला चूंकि उत्तर प्रदेश का ही है, तमाम सरकारें आई और सरकारों का अभियोजन क्या किया, सरकारी विभागों ने क्या किया, और इस मामले में न्यायालय की भी विवेचना करनी चाहिए। एक बार उसके बारे में भी जानना चाहिए कि इतने लंबे कालखंड तक न्यायालय क्या कर रहा था कि 17 में 13 चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, 13 को तो कोई दंड मिला नहीं, और 3 को एक भगोड़ा घोषित हो गया, भग करके कहीं मर गया होगा या कहीं कुंभ में रहा होगा। कई बाबा लोग कुंभ में भी रहे हैं, कुछ घूम करके। अभी उत्तर प्रदेश के डीजीपी का फरमान जारी हुआ है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा तो उसमें सूची देनी होगी कि कौन कौन लोग हैं। उनका मंतव्य यही था कि ऐसे लोग जो गंभीर अपराध कारित करते हैं वह ऐसे ही स्थानों पर जाकर के शरण लेते हैं, इसलिए उनकी सूची देना पड़ेगा। तो यह है जो 3 डकैत, इन्हें अब फांसी होगी। लेकिन दोस्तों, फांसी होना इतना आसान काम नहीं है। इसके बाद मामला जाएगा उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय से जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। यही मामला खत्म नहीं होता है, उसके बाद मर्सी पिटीशन है, यानी क्षमादान याचिकाओं का क्रम चलता है। क्षमादान याचिका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ, यदि हाई कोर्ट ने भी फांसी को उचित माना, हमें तो नहीं लग रहा है वहीं आजीवन कारावास हो जाएगा। हालांकि यह लोग सभी पकड़ करके जेल में बंद कर दिए गए हैं, जेल में ही रहेंगे बुढ़ऊ लोग, बूढ़े डकैत। अब पश्चाताप हो रहा होगा उनको अपने करनी और उस पर। तो फिर हाई कोर्ट अगर इसे आजीवन कारावास में बदल देता है तो जेल में ही मरेंगे, और यदि हाई कोर्ट जमानत देता है तो बाहर आएंगे। यदि हाई कोर्ट भी फांसी पर मुहर लगा देता है तो मामला जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। इतने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे, तो 5 साल ही जिएंगे लोग, बहुत जिएंगे तो 10 साल जिएंगे, इससे अधिक तो नहीं चल सकते। जो औसत उम्र है उसके आधार पर बता रहा हूँ। और नहीं तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिंदाबाद हैं, मैं उनको कुछ कह नहीं रहा हूँ, चूँकि मैंने सूचनाएं लिया था और इस पर हमारा काफ़ी अध्ययन है क्षमादान याचिकाओं पर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इंडिया द्वारा जो रिपोर्ट मांगी जाएगी गृह मंत्रालय भारत सरकार को, तो लेखपाल और सेक्रेटरी और ऐसे जगहों पर जैसे लंबित होता है मामला ना, उससे अधिक लंबित वहाँ होता है। ताल ठोक करके कह रहा हूँ, कोई ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। मैंने अभिलेख मंगाया है, सारी चीज़ें हमारे पास है, तो मैं जानता हूँ कि यह लोग कुछ करते नहीं हैं। लटकाओ लटकाओ लटकाओ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अत्यंत दुर्लभतम मामलों में ही फांसी की सजा यानी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। जो भी हमारे सम्मानित दोस्त आए हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ, यथोचित नमस्कार। आपने हमारी बातें ध्यान से सुना। टिहुली जसराना नरसंहार, जिसे इतिहास के पन्नों में अभी यह चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लोग इसे भूल गए हैं। हमारी जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ इसे नहीं जान पाएंगी। हमारे जनाने का और कहने का मतलब यह रहा कि ऐसी घटना फिर न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के सजग और अग्रिम पंक्ति के प्रहरी हैं, इसलिए ऐसी घटनाओं को हर हालत में रोकना, सदा सहता प्रेम सौहार्द का वातावरण सृजित करना हमारा काम है। हम केवल सरकारों के भरोसे नहीं रह सकते, यह जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।